नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा सेठ, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज खुर्सीपार भिलाई। आज आपको ब्लू ग्रीन एल्गी इन नाइट्रोजन इकोनॉमी ऑफ सॉइल एंड रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर लैंड के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। इन नील हरित शैवाल को हम कई नाम से बोल सकते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट का मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है, साथ में ऑक्सीजन बनाने की। जैसे कि बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु वो एनऑक्सीजेनिक होता है, उसमें ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है, तो इसलिए ये फोटोसिंथेटिक है। और ये प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट इसलिए है क्योंकि इनका सारे कैरेक्टर्स, इनका डीएनए, इनका कोशिका की संरचना सब कुछ प्रोकैरियोटिक होती है। इसी कारण इसको प्रोकैरियोटिक एल्गी भी कहते हैं। विटटेकर क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको मोनेरा में रखा गया है और इसलिए इसको मोनेरन एल्गी भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक एल्गी और मोनेरन एल्गी, ये तीनों नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसका जो डीएनए है वो ठीक बैक्टीरिया के डीएनए जैसा है। इसका जो राइबोसोम है वो भी 70S राइबोसोम होता है और इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर। इसके अलावा इसको मिक्सोफाइसी और मिक्सोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके बाहर एक थिक स्लाइम की म्यूसिलेज की लेयर होती है, जो कि इसको ड्राई कंडीशंस में सूखने से बचाती है, इसको जीवित रखती है, इसको प्रोटेक्शन देती है और साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देती है। इसको साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी भी कहते हैं। उसका कारण है कि इसके पास में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट है जिसको फाइकोसाइनिन कहते हैं, जो कि इसको ब्लू कलर देता है। अभी इस सब का विवरण मैं आपको आगे बताऊंगी। यह इसकी कोशिका की आउटलाइन डायग्राम है, जिसमें कि उसमें सेल सबसे बाहर म्यूसिलेज की लेयर है। म्यूसिलेज की लेयर इसको, जैसा मैंने बताया था, इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देती है और उसके बाद है सेल वॉल। इसकी सेल वॉल काफी कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल की ही तरह होती है और उसमें पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकन का निर्माण दो मुख्य कंपोनेंट से होता है, नैग एंड नैम। नैग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और नैम मीन्स एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बनने से एक पदार्थ बनता है जिसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, जो कि इसकी सेल वॉल में पाया जाता है और ये एक प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर होता है। अंदर पूरे में मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन उसको परमेबिलिटी, पारगम्यता देती है और आयंस के एक्सचेंज में उसको नियंत्रण करने की क्षमता देती है। पूरा अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं है, सिर्फ 70S राइबोसोम को छोड़ करके, जो कि अक्सर पॉलीराइबोसोम के फॉर्म में भी पाया जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो साइनोफाइसिन स्टार्च होता है और कुछ ग्लाइकोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में। जैसा मैंने आपको बताया, इसके पास में ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है और ऑक्सीजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए अनिवार्य है। इस क्लोरोफिल ए में जो PS1 और PS2 होता है, उससे पूर्ण कंप्लीट फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखता है ये। और इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स प्रोटेक्शन देते हैं उसको, ताकि उसका क्लोरोफिल फोटो डिस्ट्रक्शन ना हो पाए, फोटो डिस्ट्रॉय ना हो पाए, यानी कि उसमें जो हाई टेम्परेचर, हाई सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं, उससे एक तरह से छतरी की तरह काम करते हैं कैरोटीन्स। फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स एक प्रकार के प्रोटीनेशियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, जो कि दो प्रकार के एल्गी में सिर्फ पाए जाते हैं, रोडोफाइसी में और साइनोफाइसी में। ये सी अगर लिखा होता है, सी फाइकोसाइनिन, तो वो साइनोफाइसी है, और अगर आर फाइकोसाइनिन है तो वो रोडोफाइसी में पाया जाता है। फाइकोसाइनिन जो है ब्लू कलर देता है, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर देता है और एलोफाइकोसाइनिन उसको ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। पिगमेंट की इतनी विविधता के कारण इसके में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अलग अलग रेड वेवलेंथ्स को अवशोषित करके फोटोसिंथेसिस की इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। ये सब मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। पेप्टिडोग्लाइकन इसकी सेल वॉल की विशेषता है और कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है
ग्लाइकोजन के फॉर्म में या साइनोफाइसिन स्टार्च के फॉर्म में। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, इसमें फ्लैजला या सीलिया नहीं पाए जाते हैं। जैसे एल्गी में, कई एल्गीज में फ्लैजला होते हैं लोकोमोशन के लिए, क्योंकि ये सभी एक्वेटिक है, तो लोकोमोशन के लिए फ्लैजला उपस्थित होते हैं कई एल्गी में, परंतु ब्लू ग्रीन एल्गी में बिल्कुल कोई फ्लैजला या इस तरह का कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। इनका जो कुछ भी मूवमेंट होता है लोकोमोशन, वो ग्लाइडिंग मूवमेंट कहलाता है। यह इनकी एक विशेषता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी कि जो म्यूसिलेज की शीट होती है उसमें ये धीरे धीरे करके ग्लाइड करते हैं या फिसलते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करना इनकी अभूतपूर्व क्षमता है, इसलिए ये हमारे लिए बेशकीमती होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के अलग अलग प्रकार के थैलस होते हैं, और उसमें जो मुख्य हमारे लिए हैं स्पाइरुलाइना है, ऑसिलेटोरिया है और नॉस्टॉक है। ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एल्गी हैं। इसके अलावा और भी एल्गी हैं, टोलिपोथ्रिक्स होता है, एंडोसाइफॉन होता है, कई एल्गी होते हैं, परंतु अभी जो महत्वपूर्ण एल्गी हैं आर्थिक महत्व वाली, उसमें स्पाइरुलाइना है, जिसका आप देख रहे हैं थैलस, ये फिलामेंट है, सभी फिलामेंटस एल्गी हैं। और इन फिलामेंट में इसमें देखिए ये स्पाइरल इसका आकार है। ऑसिलेटोरिया जो होता है ये फिलामेंट होता है, और उसके बाहर देखिए म्यूसिलेज की शीट दिख रही है। ये नॉन हेट्रोसिस्टस होता है, इसमें हेट्रोसिस्ट नाम की संरचना नहीं पाई जाती है। परंतु जो नॉस्टॉक है ये सबसे विशेष है। इसमें आप देख रहे हैं कि फिलामेंट है, मोती की लड़ी की तरह पूरी की पूरी इसकी थैलस की व्यवस्था है, और इसमें बीच में हेट्रोसिस्ट है, इसको बोलते हैं इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। ये सब वेजिटेटिव सेल्स हैं, और एकाइनेट्स पाई जाती हैं जो कि प्रतिकूल वातावरण में उसको जीवित रखती हैं। एल्गी के लिए प्रतिकूल वातावरण पानी की कमी है या सूखा पड़ना होता है। अपने आप को जीवित रखने के लिए वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिनको एकाइनेट्स कहा जाता है। परंतु नाइट्रोजन फिक्स करने की जो विशेष क्षमता है नॉस्टॉक में, उसका कारण उसमें इस हेट्रोसिस्ट का पाया जाना है, जिसको अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके पहले हेट्रोसिस्ट की भूमिका बताने से पहले मैं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के मल्टीप्लाई करने के या रिप्रोडक्शन करने के तरीके के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि इनमें लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट है। जो भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं वो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल होता है। सबसे कॉमन तरीका है फ्रेगमेंटेशंस, फिलामेंट्स के फ्रेगमेंट्स का टूटना और मल्टीप्लाई करना। ये फेवरेबल कंडीशंस में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। परंतु कुछ एल्गी ऐसे भी हैं, जैसे सिनेकोकोकस वगैरह, जिनमें की बाइनरी फिजन टाइप की संरचना का भी निर्माण होता है, यानी कि डॉटर सेल्स ऐसे बनती हैं सेप्टम के द्वारा। कुछ ऐसी एल्गी हैं जिसमें हार्मोस्पोर्स होते हैं, यानी कि फिलामेंट का कुछ हिस्सा एक ऐसे पार्टीशन में पैक हो जाता है, और फिर वो पैक होने के बाद अलग हो जाता है, और अलग होकर के नया फिलामेंट बनाने की क्षमता रखता है। एकाइनिड्स जैसे मैंने आपको बताया थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो भोज पदार्थ है उसका संचय होता है, थिक वॉल होती है, और इसमें पिगमेंट्स जो होते हैं येलोइश ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल वातावरण आता है, तो ये जर्मिनेट करके नया फिलामेंट बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं इसमें रिप्रोडक्शन के, जिसमें कि एंडोस्पोर का निर्माण और एक्सोस्पोर का निर्माण भी होता है। एंडोस्पोर अधिकतर डर्मोकार्पा में पाया जाता है, और एक्सोस्पोर का निर्माण किमोसाइफॉन में पाया जाता है। कुछ एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नैनोसाइट्स का भी फॉर्मेशन करती हैं। नैनोसाइट्स यानी कि प्रोटोप्लाज्म छोटी छोटी यूनिट्स में, इकाइयों में बढ़ जाता है, और फिर वो एक संरचना के द्वारा पैक हो जाता है, कवच जैसा होता है, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो वो जर्मिनेट करके नए फिलामेंट बनाने की क्षमता रखता है। तो यानी कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि इसमें फ्रेगमेंटेशंस, हार्मोगोनिया, हार्मोसिस्ट, एकाइनिड्स, नैनोसाइट्स, एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स ये सब माध्यम हैं। और इसके अलावा हेट्रोसिस्ट भी माध्यम होता है रिप्रोडक्शन का। हेट्रोसिस्ट डुअल फंक्शन कर रहा है, एक तरफ तो जब वो फिलामेंट में उपस्थित है तो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, और साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर वो उसके रिप्रोडक्शन में भी काम करता है। हम देख रहे हैं ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है, माइक्रोस्कोपिक इसकी इमेज है। इसमें आप ये देखेंगे ये कोशिकाएं हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसमें व्यवस्थित है, और ये उपस्थित है क्या, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट की पहचान होती है कि वो अन्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इतने नहीं होते हैं, और साथ में उसमें
दोनों तरफ कोशिकाओं में फिलामेंट में कनेक्शन के लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जिसको पोलर नोड्यूल कहते हैं। ये हेटेरोसिस्ट का देखिए आकृति आप लोग, इसमें ये जो है ये क्या है, पोलर नोड्यूल है। ये इसकी पहचान है, पोलर नोड्यूल का उपस्थित होना, और इसकी आकृति क्या है, अन्य कोशिकाओं से बड़ी है। ये जो पोलर नोड्यूल होते हैं उसमें माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। ये उसकी जो नेबरिंग सेल्स हैं उसको साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बना के रखता है ताकि मेटाबोलाइट्स, अमोनियम, ऊर्जा, इन सब का आसानी से स्थानांतरण हो सके। जो हेटेरोसिस्ट होते हैं ये फोटोसिंथेटिकली बिल्कुल इनएक्टिव हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगा तो ये ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ये डायएज़ोट्रॉफ कहलाते हैं क्योंकि इनके में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये हेटेरोसिस्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि ये इसकी पोलर बॉडी है, नेबरिंग सेल से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ ये पोलर बॉडी है, और इस पोलर बॉडी में ये पतले पतले जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा है। इसके द्वारा विभिन्न पदार्थों का आवागमन होता है। पूरे हेटेरोसिस्ट के अंदर जो फोटोसिंथेटिक असेंबली है उसमें PS2 एब्सेंट है। PS2 आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि ऑक्सीजन वहीं बनता है, फोटोसिस्टम 2 जो होता है, और उसमें वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक करके ऑक्सीजन लिबरेट करता है, वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण है कि यह जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही काम कर सकता है। इसको काम करने के लिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चाहिए, इसलिए ये अडेप्टेशन हुआ है हेटेरोसिस्ट में कि वहां पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए PS2 एक्टिविटी नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पर अक्सर रुबिस्को एक्टिविटी भी नहीं पाई जाती है। इसका मेन मुख्य काम क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसमें आई, उपस्थित हुई, नाइट्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति, ऊर्जा को उपयोग करते हुए ये अमोनियम आयंस में कन्वर्ट होता है, और वहां पे उपस्थित होता है हेटेरोसिस्ट में ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ये ग्लूटामाइन सिंथेटेज ग्लूटामाइन का निर्माण करता है, और ये ग्लूटामाइन स्थानांतरित होता है बाकी कोशिकाओं में, यानी कि अमीनो एसिड्स का निर्माण हो रहा है, ये उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा जो आसपास की कोशिकाएं हैं उनमें बाकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, केल्विन साइकिल है, और जितनी भी फोटोसिंथेसिस के फंक्शन है वो सब उसमें सुचारू रूप से चलते रहते हैं। हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि ये सब फंक्शन किस प्रकार से हेटेरोसिस्ट को सपोर्ट देते हैं कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। इस आकृति में आप लोग देखेंगे, इस फ्लो चार्ट में, ये वेजिटेटिव सेल है, और इस वेजिटेटिव सेल में केल्विन साइकिल सुचारू रूप से चल रही है, जिससे कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, और सुक्रोज का निर्माण हो रहा है। ये सुक्रोज उपलब्ध हो रहा है किसको, हेटेरोसिस्ट को। ये हेटेरोसिस्ट में वो सुक्रोज उपलब्ध होता है, और इधर हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी से क्या बन रहा है, ग्लूटामाइन, जैसा मैंने आपको बताया था। अमोनिया, नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजन से अमोनियम, और अमोनिया से फिर ग्लूटामाइन बनता है, और ये ग्लूटामाइन फिर उपलब्ध हो जाता है TCA साइकिल के लिए, TCA साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल के लिए, और वहां पे उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता रहता है। तो ये विशेषता है, यानी कि इस तरफ आसपास की कोशिकाएं उसको ऊर्जा, उसके आवश्यक जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं उनको प्रोवाइड कर रही हैं, और हेटेरोसिस्ट फोकस करके सिर्फ एक काम करता जा रहा है, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन। इसके अलावा नॉस्टॉक में एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करने की क्षमता होती है, वो होता है बायो एड्सॉर्प्शन। बायो एड्सॉर्प्शन में वो क्या करता है, वो सोडियम आयन को एड्सॉर्ब करने की क्षमता रखता है। अब ये चीज हमें बता रही है, यानी कि एक तरफ तो वो क्या कर रहा है, फर्टिलिटी बढ़ा रहा है सॉइल की, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, सोडियम आयन का बैलेंस बना रहा है सॉइल में। ये दोनों कैरेक्टर्स हमें इसको सेलेक्ट करते हैं, हमें इसको बताने में मदद करते हैं कि ये रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर लैंड में क्यों काम आता है। ये देखिए आप लोग, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं, उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सोडिक सॉइल होती है, एक सलाइन सॉइल होती है, यानी कि उसमें पीएच क्या है, नॉर्मल नहीं है, जो उसको ऑप्टिमम पीएच चाहिए न्यूट्रल के आसपास की, वो नहीं है, या तो अत्यधिक उसमें एसिडिक है या फिर अत्यधिक एल्कलाइन है, जो कि प्लांट्स के लिए अनफेवरेबल होती है। उसमें एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम उपस्थित है।
उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो पहला कारण हाई सैलिनिटी एंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट्स का ज्यादा होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अधिक होगा सॉइल का तो प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि रूट्स में वाटर एंटर नहीं कर पाएगा। रूट्स में वाटर एंटर नहीं कर पाएगा। साथ में दूसरी चीज होती है क्या? पीएच का अधिक होना। हाई पीएच मतलब अल्कलाइन सॉइल हो गई है। वो भी क्या है? प्लांट्स की ग्रोथ में व्यवधान उत्पन्न करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस का कंटेंट भी लो है। सॉइल की हार्डनेस भी बहुत व्यवधान उत्पन्न कर रही है, और इन सब के कारण वहां पे माइक्रोबियल कम्युनिटी या माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं संभव हो पाती है। अब हम इस पहलू पे आते हैं कि साइनोबैक्टीरिया इसमें क्या कर सकता है। साइनोबैक्टीरिया सबसे पहली चीज है, उसके में जैसे मैंने बताया था बायो एड्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस करने की क्षमता है, जिसकी वजह से वो सॉइल की पीएच को कंट्रोल कर सकता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता है, जो कि आपने देखा नाइट्रोजनेस एंजाइम उसमें उपस्थित है। उसमें एफिशिएंसी बहुत हाई है, और वो इस तरीके से नाइट्रोजन और कार्बन को भी इन सॉइल में क्या कर देता है? उपलब्ध करा रहा है। क्योंकि क्या है, एक तरफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एक तरफ नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। तो कुल मिलाकर के सॉइल में नाइट्रोजन और कार्बन कंटेंट ये बढ़ा सकता है। प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है, और इसमें कुछ फॉस्फेटाइल ग्लूकोज फॉस्फेट एंजाइम होते हैं जो कि इसमें इसकी माइक्रोबियल कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोफ्लोरा होगा सॉइल में, माइक्रोब्स होंगे, सॉइल की फर्टिलिटी और भी अधिक होगी। यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया के कई पहलू हैं, जिसके कारण कि ये सॉइल में रिक्लेमेशन करने में, जो ऊसर लैंड है उसमें रिक्लेमेशन करने में मददगार साबित होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे और भी कारक हैं जिसके द्वारा हम ऊसर लैंड का रिक्लेमेशन कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, जो कि बंजर जमीन है। परंतु हम साइनोबैक्टीरिया को ही क्यों चुन रहे हैं, या उसके बारे में ही इतना क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? तो उसका पहला कारण है कि इसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक थिक लेयर बनाने की क्षमता है। यानी कि बारिश के मौसम में और सर्दियों में आसानी से उस जमीन के ऊपर ये एक कारपेट के रूप में फैल सकते हैं। इनमें ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन और इसके अलावा ऑर्गेनिक फास्फोरस प्रदान करने की क्षमता है उस मृदा में। और सबसे महत्वपूर्ण है क्या? सोडियम को डिस्प्लेस करके कैल्शियम उपस्थित कराना। ये सब चीजें मृदा की उपजाऊ बनाने में मददगार साबित होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके में दो विशेषताएं हैं, डुअल कैपेसिटी है। एक तो प्रकाश संश्लेषण करने की, दूसरी नाइट्रोजन फिक्स करने की, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। हम ये बोलेंगे कि साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्व के कई सारे कारण हो सकते हैं, उसको मैं फ्लो चार्ट में आपको बताना चाह रही हूँ। इस फ्लो चार्ट में आप देखिए, जो साइनोबैक्टीरिया है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं इसके यूजेस के। एक तो ये एग्रीकल्चर में बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे हमारे पर्यावरण के लिए। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है एज बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक के रूप में। हमारे छत्तीसगढ़ में जैसा कि आपको मालूम है धान के बहुत खेत हैं, उस धान के खेत में पानी आसानी से उपलब्ध रहता है ब्लू ग्रीन एल्गी को मल्टीप्लाई करने के लिए। नॉस्टॉक आसानी से वहां पे उग जाता है, और वो एक प्राकृतिक रूप में वो उपजाऊ बना देता है उस भूमि को। हमारे किसान भाई महंगे फर्टिलाइजर्स खरीदने से बच जाते हैं, और साथ साथ इम्पोर्टेंट क्या है, हम पॉल्यूशन से भी बच जाते हैं। यानी कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो असर है उसको हम कम कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। वेस्ट लैंड का रिक्लेमेशन जैसा मैंने अभी आपको बताया वो तो हो ही रहा है। साथ में बायो कंट्रोल होता है, बहुत सारे और अनावश्यक वीड्स वहां पे ग्रो नहीं करते हैं। क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों उपलब्ध हो जाते हैं। इन सब की वजह से स्ट्रेस एग्रीकल्चर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। हेल्दी एग्रो इकोसिस्टम, फूड क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे स्पाइरोलाइना है जिसमें सिंगल सेल प्रोटीन बहुत हाई होता है। स्पाइरोलाइना बहुत महत्वपूर्ण ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके द्वारा प्रोटीन पाउडर्स इत्यादि बनाए जाते हैं। फूड की सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि जब ऑटोमेटिकली जब बायो फर्टिलाइजर्स होंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और हम अपनी जनता को आसानी से भोजन उपलब्ध करा सकेंगे। एनवायरमेंट में बायो रेमिडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन में, जो यानी कि CO2 लेवल जो डिसबैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मीथेन ऑक्सीडेशन ऑगमेंटेशन में बायोफ्यूल के रूप में बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
फूड सप्लीमेंट्स के रूप में इसको वंडर फूड बोला जाता है प्रोटीन की वजह से। ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो हम जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको हम साफ करके उपलब्ध करा सकते हैं, पीने वाला पानी पोर्टेबल वाटर के रूप में उसका उपयोग करा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज और क्लीन सेफ एनवायरनमेंट की तरह से। इस प्रकार से मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये हमारे लिए अति उपयोगी है। जो हमारी बंजर जमीन जगह जगह पर है उसमें हम इस तरीके से उसको उपजाऊ बना सकते हैं इसका उपयोग करते हुए। धन्यवाद।